हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी अपने चैनल पे हमने शुरू कर दी है। और यहाँ जी के जीएस का आज प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो भी बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे, और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बीपीएससी टीआरई 4 में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे आपको अंदाज़ा, एक ओवरव्यू मिलेगा क्वेश्चंस का। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और देखिए, यहाँ पे जितनी भी क्लासेज हमारी होंगी सब की सब क्या होंगी, फ्री क्लासेज होंगी, नो पेड क्लासेज। चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो थियरी क्लासेस भी हम लेकर आएंगे। तो थियरी क्लासेज हो, जो भी क्लासेज हों, सब की सब क्या होंगी, हमारी पूरी क्लास फ्री रहेगी, कोई पैसा इसका नहीं लिया जाएगा। और सबसे पहला प्रश्न आज हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मौसम संबंधी दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पूछा गया, तो बीपीएससी टीआरई 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मौसम संबंधी दशाएं घटित होने वायुमंडल की परत क्या कहलाती है। तो क्या कहलाएगी, देखिए मध्यमंडल जिसे मिजोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल जिसे हम क्या ट्रोपोस्फीयर, और इनमें से एक से अधिक। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा। बीपीएससी टीआरई 1 में यह प्रश्न पूछा गया और बहुत ही सरल प्रश्न है। यह क्या है, बहुत ही सरल प्रश्न। इससे पहले हमने जीके जीएस की जो एक सीरीज चलाई थी, एसएससी के लिए चलाई है उसमें, और बहुत ही बेहतरीन व्याख्या के साथ, बहुत ही मतलब वो क्या थियरी क्लासेज हैं। और एक बार आप हमारी उन थियरी क्लासेस को देखिए और फिर यहाँ सारे क्वेश्चंस को इस क्लास में आइए सॉल्व करने के लिए। फिर देखिए एक प्रश्न हमारी क्लास से अगर बाहर गया हो तो आप कहिए। सारे प्रश्न हमारी उस थियरी, देखिए किसी भी एग्जाम के लिए थियरी बेहद इंपॉर्टेंट है। थियरी बिना पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यही रियलिटी होती है। और मैं थियरी क्लासेस बहुत ही अच्छे से देती हूँ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैं बताती हूँ कि उन थियरी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। फिलहाल इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन ए है मध्यमंडल, समताप मंडल, सी क्षोभ मंडल, या इनमें से एक से अधिक। तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी में जो है राइट आंसर। आइए इस इमेज के माध्यम से समझ। देखिए ये क्या है, अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है। देखिए एक बार इसको समझिए, फिर मैं मैप बनाऊंगी अपना। अर्थ हो गया, ये एक अर्थ हो गया। अर्थ के बाद ये देखिए, ये जो लाइन है ये क्या है, तो ये क्या है, ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपो मौसम संबंधी बारिश, ओला, बूंदाबांदी यहीं पे ट्रोपोस्फियर में होता है। इसके बाद से क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर। जैसे यहाँ समझिए, ये हो गया अर्थ, मैंने ई से डिनोट कर दिया। अर्थ के ऊपर ये क्या हो गया, ट्रोपोस्फियर, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ये ट्रोपोस्फियर, यहीं पे बारिश आएगा, बारिश की बूंदें आएंगी, वर्षा होगी, बिजली, बिजली नहीं, यहाँ पे बारिश होगा, बिजली कड़केगा बिल्कुल। और जितने भी आंधी तूफान होते हैं, ओले पड़ते हैं, जब इस सर्दियों में जो शीत पड़ती है, कुहासे पड़ते, सब के सब कहाँ होते हैं, तो यहीं ट्रोपोस्फियर में। यानी कि मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में। इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर। क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एरोप्लेन उड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एरोप्लेन जहाज उड़ाई जाती है, यहाँ पे क्या होगी, जहाज उड़ेंगी, एयरप्लेन उड़ेगा यहाँ पे। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर के यानी कि समताप मंडल के निचली परत में पाई जाती है। ठीक है, इससे पहले हमने वायुमंडल, पहली क्लास जो है हमने बीपीएससी में थियरी क्लास ली है, वायुमंडल को हमने पढ़ाया। जाकर वहाँ देखिए कितनी बेहतरीन ढंग से हमने उस क्लास को पढ़ाया, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए खटाखट कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। अब देखिए क्रम पूछ लिया है आपसे, सही कहाँ पूछा है, तो बीपीएससी टीआरई 1 एसएसटी में पूछा हुआ है। ठीक है, एसएसटी की क्लास में पूछा हुआ है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। क्रम पूछा है ना, हायरार्की पूछ लिया है। तो क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, यानी कि इसे क्या, तो देखिए इंग्लिश टर्म बहुत ज़रूरी है। ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, और क्या है, थर्मोस्फियर। फिर क्या है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, क्षोभ मंडल आता है। मैं यहाँ इमेज के माध्यम से, देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ सेट हो गई है, मैं देख लेती हूँ। वायुमंडल की परतों का चित्र, सबसे पहले क्या आएगा, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे देखिए
ठीक है। उसके बाद समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मीजोस्फीयर, उसके बाद क्या आता है, मीजोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर और इग्जोस्फीयर, यानी कि सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर क्या आता है, तो यहाँ पे मीजोस्फीयर, और मीजोस्फीयर से ऊपर क्या आता है, तो यहाँ पे आयनोस्फीयर कहिए या फिर थर्मोस्फीयर कहिए, ठीक है। और उसके बाद इग्जोस्फीयर आता है। ये होता है क्रम, यानी कि पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल और तब बहिर्मंडल आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और यहाँ रहेगा क्या, मध्य मंडल, ठीक है। यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मध्य मंडल, मैंने हंस पद लगा दिया है, ठीक है, हंस पद लगा के ऊपर लिख दिया मध्य मंडल मीजोस्फीयर। क्रम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न है, तबकाते नासिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो तबकाते नासिरी पुस्तक किसने लिखी है, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है ये भी प्रश्न। तो तबकाते नासिरी किसने लिखा है, मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी 5 ऑप्शंस देता है, 4 ऑप्शन नहीं देता है। देखिए कन्फ्यूज कैसे हो जाएंगे कि इनमें से 2 भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि तबकाते नासिरी किसने, मिनहाज उस सिराज ने लिखा हुआ है तबकाते नासिरी पुस्तक को, ऑप्शन ए राइट है। इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मिनहाज उस सिराज को दरबारी कवि बनाया गया। अब देखिए प्रश्न अगर इनसे, इनकी किताब से पूछा है तो ये भी पूछा जा सकता है मिनहाज से कि किसके शासनकाल में ये दरबारी कवि थे, तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में थे। क्या थे, दरबारी कवि थे। और इन्होंने ही क्या, तबकाते नासिरी लिखा हुआ है। और किसको समर्पित है यह, तो नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। क्यों, क्योंकि इसके दरबार में यह कवि हुआ करते थे। तबकाते नासिरी में नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया था। प्रश्न पूछ रहे कि नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसने बनाया, तो मिनहाज उस सिराज। चाहे कुछ भी आपसे प्रश्न पूछे, देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन इतना बेहतरीन लाया ताकि आप लोग यहाँ से कोई भी प्रश्न मतलब बाहर ही ना जाने पाए। और उनकी मृत्यु बलबन के शासन की, मिनहाज उस सिराज की मृत्यु बलबन के शासनकाल में हुई। मतलब कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको बन जाएंगे, मतलब कुछ भी आपसे पूछा जाए बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चौथा प्रश्न है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, देखिए 5 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात करें कब हुई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे संविधान सभा की प्रमुख बैठक। अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को की गई। और इनके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बैठक कब हुई पहली संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष, कैसे टेम्परेरी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा दी, और ये उस समय के बुजुर्ग व्यक्ति थे। अब 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट मेंबर बना दिया गया। किसे, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बहुत पूछता है। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया संविधान सभा को, तो राजेंद्र प्रसाद जी को। कब बनाया गया, 11 दिसंबर को, ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। प्रश्न पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया। कब लाया, 13 दिसंबर 1946 को लाया। और जिसे स्वीकार कब किया गया ये भी पूछा जाता है, 22 जनवरी 1947 में। कब, तो 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। तीनों इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 से सभी डेट्स इंपॉर्टेंट्स हैं। देखिए आपसे कुछ भी प्रश्न पूछेगा यहाँ से आपको डेफिनेटली बीपीएससी टीआरई 4.0 में यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न है कि इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अभी तक हमने अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष देखा, अब उपाध्यक्ष पूछ लिया है कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी, चित्तरंजन दास, या इनमें से एक से अधिक। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आइए यहाँ पे सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष देख लेते हैं कौन कौन, 3 उपाध्यक्ष रहे हैं। अब 3 उपाध्यक्ष में देखिए, पहले उपाध्यक्ष
फ्रैंक एंथनी रहे, लेकिन ये कैसे पहले मनोनीत किए गए थे, कैसे थे पहले मनोनीत। देखिए अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछ लिया है तो पूछ सकता है कि संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथनी थे। अब संविधान सभा के निर्वाचित, ये पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। संविधान सभा के पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन, एच.सी. मुखर्जी। अगर ऑप्शन में एच.सी. मुखर्जी भी ना रहे तो दूसरे निर्वाचित कौन है, टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी ये दूसरे निर्वाचित अध्यक्ष हैं संविधान सभा के। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी पूछे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट है, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कपास के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल मानी जाती है। कौन सी, ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। अच्छा देखिए काली मिट्टी को और क्या क्या नाम जानते हैं हम इसे, तो इसे चरनोजम के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे इसे स्वतः जुताई की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और सबसे जो प्रश्न पूछता है कि सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता किस मिट्टी की होती है, तो काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है ब्लैक सॉइल की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न को हम देखते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड और इनमें से एक से अधिक। तो किस राज्य में पाई जाती है काली मिट्टी, तो देखिए आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है, गुजरात में पाई जाती है। और भी कहाँ पाया जाता है, देखिए ये ब्लैक सॉइल ये है क्या, तो ये देखिए ये जो हिस्सा है ये गुजरात वाला कैसा है, गुजरात वाला क्षेत्र है। ये मरुस्थल है, ये राजस्थान का एरिया हो गया। ये पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर वाला है। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली वगैरह में फैला हुआ है। लाल मिट्टी देखिए ये अलग मिट्टियों का, मैंने कहा ना कि मेरी जो है क्लास पड़ी हुई है। कौन सी क्लास, तो थियरी क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, वहाँ पे ये सारी एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है मैंने। वहाँ पे सारी थियरी क्लास के लिए आप लोग क्या करते हो, पेड क्लासेस लेते हो। लेकिन हमारे वहाँ पेड क्लासेस नहीं, बल्कि सब कुछ क्या होगा, फ्री मैंने पढ़ा दिया है। मैंने सब कुछ फ्री में पढ़ाया हुआ है। और यहाँ बीपीएससी में भी सब कुछ फ्री ही पढ़ाऊँगी, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो थियरी की क्लासेज होगी। तो ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पे है, ये गुजरात, और ये कहाँ एमएच वाला एरिया। मैं एक मैप बनाती हूँ, इसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या हो गया, ऊपर ये राजस्थान है, ये क्या है जी गुजरात, और ये क्या है एमएच। बस हमें इतना ही चाहिए। एमएच के नीचे क्या पड़ता है, गोवा पड़ता है, उसके बाद कर्नाटक पड़ता है, उसके बाद केरल पड़ता है। केरल, मैं ये सारी चीज़ें भी जियोग्राफी कवर करा है मैंने, वहाँ पे थियरी में सब चीज़ बताया है कि ये पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट क्या है, पश्चिमी घाट पे कौन कौन से राज्य है, पूर्वी घाट पे कौन कौन से राज्य है, मतलब A to Z सारे डिटेल जो आपको पेड में पढ़ाया जाता है मैंने सब फ्री में पढ़ा दिया है। तब गुजरात में, यानी कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसी गुजरात में पाई जाती है, और महाराष्ट्र, मोस्टली महाराष्ट्र में और थोड़ा सा गुजरात में पाया जाता है ब्लैक सॉइल। आपसे प्रश्न में था कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो अगर ऑप्शन में आपके क्या था, देखिए ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपके क्या था, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। अगर गुजरात की जगह एमएच दे दे, गुजरात ना दे करके एमएच दे दे, या एक से अधिक लिखा है गुजरात, ऑप्शन में एमएच कर दे, तो आप देखिए लगाइएगा जो भी, अगर गुजरात और एमएच दोनों दिया है तो आप दोनों को सही करेंगे, और नहीं तो सिर्फ एमएच या गुजरात दिया है तो आप कोई एक टिक करेंगे। मतलब आप जानिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह पर होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको मैप बना के बता भी दिया। नेक्स्ट आठवां प्रश्न देख लेते हैं। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह शब्द किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी लाइन बहुत बार पूछी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल है, क्या है, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि शिक्षा, भारत के फर्स्ट शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये अबुल कलाम आज़ाद जी। जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भाई किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया गांधी जी जब उनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने, याद आया अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन बताया था, कब, तो 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव क्या लाया था इन्होंने,
संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आया था। देखिए मैं बार बार इन फैक्ट्स को क्यों रिवीजन करवा रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लास में ही रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? मुगल चित्रकला, ये भी किसमें, देखिए बीपीएससी सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 1 के 1 में, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर है बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन उठाकर आप देखिए, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? बाबर, अकबर, शाहजहां या इनमें से एक से अधिक? इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला की बात कर रहा है, पेंटिंग की बात कर रहा है। पेंटिंग अपने टॉप लेवल पे कहाँ पे था? तो किसके काल में था? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। देखिए देखिए कितना बीपीएससी मतलब क्लेवर होके, कितनी बढ़िया माइंडसेट से 5 ऑप्शंस देता है और क्वेश्चंस की सेटिंग होती है। कंफ्यूज हो जाएगा आदमी कि और बाबर हो सकता है, अकबर, शाहजहां, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, लेकिन जो एग्जैक्ट पता है वो जानता है। चित्रकला किसके समय? तो जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय चित्रकला अपने टॉप लेवल पे थी, ठीक है, जहांगीर के समय। शाहजहां के समय क्या टॉप पे था? तो शाहजहां के समय स्थापत्य कला। प्रश्न अगर चित्रकला पूछा है तो हो सकता है स्थापत्य कला भी पूछ लिया जाए। तो टॉप पर स्थापत्य कला किसके समय था? शाहजहां के समय था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 4 बाग शैली का निर्माण किसने? बाबर ने ही करवाया था। मैं सब कुछ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ मैं इसकी थियरी क्लासेस लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है थियरी क्लासेस अगर बीपीएससी में सेलेक्ट होना है तो। 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अष्टानागार प्राप्त हुआ है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, चन्हूदड़ो में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए विशाल अष्टानागार कहाँ से मिला है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, मोहनजोदड़ो से। देखिए ये है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का, जो कि मिला हुआ था, ठीक है। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1922 में। किसने किया था? राखल दास बनर्जी। देखिए आपसे अगर विशाल स्नानागार पूछा है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे फैक्ट्स जानिए। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने किया हुआ था। दोनों जगह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है कहाँ पे वर्तमान में? पाकिस्तान में है, पाक में है, याद होना चाहिए आप सबको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन था कथन जो है सही है? जियोग्राफी का क्वेश्चन है यह। ऑप्शन ए है भारत का भूमि क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है 82 अक्षांश 45 ईस्ट है। देखिए यही तो गलत है, 82 नहीं, 82.5। कितना होगा? 82.5, 82.5 30, ठीक है, जिसको हम लोग 82.5 या फिर 82 30, 82 यहाँ पर रहेगा, 82 30 ईस्ट, पूर्वी। ईस्ट का मतलब हो गया पूर्वी देशांतर, ठीक है, इतना है। तो क्या होगा? यहाँ पे 45 लिखा है, यही गलत है, यानी कि ये गलत है और आपसे सही कथन पूछ लिया है। अब इसमें से कौन सा? तो देखिए ए और बी दोनों सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, देखिए 12वां क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ। ये अरिष्ट नेमी नहीं, अरिष्ट नेमी। क्या है? अरिष्ट नेमी है। क्या है? अरिष्ट नेमी है। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो ये ऋषभदेव। उपयुक्त में से एक से अधिक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को, जिन्हें आदिनाथ भी का क्या कहा जाता है? इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऋषभदेव ना दे करके आदिनाथ पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रथम तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ। जैन धर्म कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर हुए थे। 24वां कौन थे? 24वां जो कि महावीर, 24वां और अंतिम थे महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म को ज़्यादा लोकप्रियता इन्होंने ही दे रहे। देखिए इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे दे दिया है। जैन धर्म के जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं उनका यहाँ पे आपको नाम दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये कौन है? महावीर स्वामी। मैंने एर्रो बना दिया है यहाँ पे, देखिए ये एर्रो, ये कौन है? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, ठीक है। अब देखिए ऋषभदेव पहले हो गए, अजीतनाथ, संभवनाथ, और यहाँ 3 इंपॉर्टेंट है, ऊपर 3 पूछे जाते हैं। इसके बाद से आप इधर आ जाइए, 24वां में महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं।
अब इन दोनों लोग को 23वां और 24वां याद पूछ सकता है। महावीर जैन धर्म के 23 प्रथम पूछ लिया, 23वां बहुत पूछता है। 23वें पार्श्वनाथ हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये जैन धर्म के कौन से हैं? 23वें हैं, 23वें। ठीक है, मतलब कुछ भी मैंने छोड़ा ही नहीं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध में कौन आता है? तो देखिए 66.5 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में 23.5 और 66.5 अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, या दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो देखिए यहाँ पे समझिए, ये देखिए ये हो गया इक्वेटर, ये कितना है 23.5, और ये हो गया 66.5, और ये हो गए पोल, POLE, पोल जिसे हम ध्रुव कहते हैं। अब देखिए शीत कटिबंध कहाँ पे होता है? ये पोल, ये जो जोन होता है 66.5 से लेकर पोल तक, ये सभी शीत कटिबंध में आते हैं। किस में आते हैं? शीत कटिबंध में आते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? यही पूछा है। उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ, ये पोल उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है, ध्रुव, तो ये पोल भी क्या है? शीत कटिबंध में आता है। और 66.5 उत्तरी अक्षांश में किस में आता है? शीत कटिबंध में। तो इस जोन की बात कर रहा है, तो ये यानी कि ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। दूसरा देखते हैं, कह रहे दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध जैसे सेम सिचुएशन इधर भी है, इधर भी क्या है 23.5, और ये क्या है 66.5, और ये क्या है साउथ पोल, SP लिख दिया मैंने, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो अब कह रहे दोनों गोलार्धों में, जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में, ये 23.5 अंश लिखा हुआ है, 23.5 अक्षांश की बात कर रहा है। तो क्या ये शीत कटिबंध में आता है? बस नहीं आता है, यही तो गलत है यहाँ पे, बस खत्म। ऑप्शन बी को तो खत्म ही कर दीजिए। 23.5 की बात करते, 66.5 तो है, लेकिन 23.5 शीत कटिबंध में नहीं आता है, याद रखिएगा। अब देखिए सी ऑप्शन, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव। देखिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो आर्कटिक वाला जोन होता है, इसे आर्कटिक जोन भी कहते हैं, इसकी बात कर रहा है। और फिर कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है, तो ये भी सही, ऑप्शन सी भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही? ए और बी, ए और सी दोनों सही, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब से लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? 1952, 1963, 1978। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब लागू? 1952 में राष्ट्रीय वन नीति भारत में लागू हुई थी। ठीक है, कितना % वन कहा गया था? 33% वन आच्छादन की बात कही गई थी 1952 में। देखिए मैंने क्वेश्चंस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत मैंने किया, इतने कि मतलब जितने मैंने क्लास में आज क्वेश्चन ने करे उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं। 15वां प्रश्न है, भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति का उल्लेख किस देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? वांछित प्रतिशत यानी कि कितना होना चाहिए वांछित, यहाँ पे लिख देती हूँ, वांछित प्रतिशत की बात कर रहा है। मैंने ऊपर ही बता दिया कितना होना चाहिए, ऑप्शन बी 23% जो है वन होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 16वां प्रश्न है, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है ये हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी BPSC टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है, टीआरई 1 में ये भी पूछा गया प्रश्न है। डफरिन, रिपन, कर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन था उस समय? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना 1885 में होती है। कब होती है? 1885 में होती है। उस समय वायसराय कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन वायसराय था। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। 17वां जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, रक्तहीन क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो रक्तहीन क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने? शकुंतला बाई, विनोबा भावे, जैसन रेड्डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर हम बात करें रक्तहीन क्रांति की आंदोलन की शुरुआत किसने? ऑप्शन बी विनोबा भावे। इनका बहुत फेमस एक पूछा जाता है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इन्होंने ही शुरुआत किया था भूदान आंदोलन की या रक्तहीन क्रांति की शुरुआत विनोबा भावे ने। यह थी आज की हमारी प्रैक्टिस सेशन की क्लास। कैसी? तो प्रैक्टिस सेट 1 था आज का हमारा, क्या था?
प्रैक्टिस सेट 1 था बीपीएससी के लिए। लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलते जाएंगे और साथ ही साथ थियरी क्लासेस भी आती जाएंगी, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर, इसीलिए मैं करवाइए क्या था प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है बीपीएससी टीआरई 1 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टीआरई 1 के क्वेश्चंस है। मैंने इसलिए इसको करवा दिया ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि कहाँ से प्रश्न बन रहे, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, और जो यहाँ पे थियरी क्लासेस दी जा रही है कि टू द पॉइंट एग्जैक्ट आपके वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं और बनने की पूरी संभावना है, वैसी थियरी क्लासेस लाई जा रही है। क्लास को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।